एपिसोड कम ऑन, इसे क्यों बचा कर रखा है, इसे भी उतार दो। वह आदमी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर, साले काली तेरी अकल का घुटनों में गई है। मारना चाहता है इस लड़की को, साले तेरी वजह से इस लड़की को इतनी चोट लग गई। अब क्या महफिल में तू नाचेगा, साला कुत्ता कामिना कहीं का। अगर यह लड़की बेहोश हो गई ना, तो तुझे ही मैं लहंगा चोली पहनकर सभी के सामने नचाऊंगा। औलाद, उठा इस लड़की को आराम से ले जा। तभी उन सभी के कानों में एक ठंडी आवाज आती है, महफिल भी बनेगी और महफिल में नाचेगा भी तू। बहुत नचाने का शौक है ना, तुझे बिना कपड़ों के सबके सामने ना नाचता हूँ। यह आवाज सुनकर सभी उस तरफ देखने लगते हैं। वही राहत जो अपनी आधी खुली आंखों से यह सब देख रही थी, वह किसी काले साए को देखते देखते बेहोश होते आती हैं। वह काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह साया राहत के पास धीरे धीरे कदमों से आ रहा था। उसने पूरी तरह से अपने आप को काले कपड़े में कवर किया था। वह अपने घुटनों के बल बैठकर राहत के बालों को उसके कान के पीछे कर देता है, जिससे राहत के सर पर लगी चोट दिखने लगती है। वह ज्यादा गहरी नहीं थी, पर हाँ इतनी जरूरत थी कि उसे खून बहे जा रहा था। वही वह साया राहत के उसी चोट लगी हुई जगह पर अपनी उंगली को रख देता है, जिससे उसकी दो उंगली पर राहत का खून आने लगता है। उस खून को देखकर अपनी आंखें बंद करके अपने मांस और अपने ओड़ी को नीचे कर देता है। वह अपनी डेडली सिल्वर आइज से खून को देखते हुए ठंडी आवाज में, बैड कैंडी, हर बार मैंने कहा था कि मासूमियत बहुत बुरी चीज होती है। क्यों किसी पर ट्रस्ट करती हूँ? अब ट्रस्ट किया तो देखो इसके बदले तुम्हें क्या मिला। पर तुमने इस ट्रस्ट को किसी और को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। फिलहाल तो तुम्हें जिसने चोट पहुंचाया है उन्हें पहले हेल में पहुंचा कर आता हूँ। कहते हुए वह साया सबकी तरफ देखने लगता है। यह साया और कोई नहीं वश है, जो सभी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके सी मुस्कुराने से सभी को अजीब के साथ एक अलग सा डर भी महसूस होने लगता है। वही वश की स्माइल अब हंसी में बदल चुकी थी। वह किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसके से हंसने से वही वहां मौजूद हर एक शख्स अब डरने लगा था। वश ऐसे ही हंसे जा रहा था कि तभी दरवाजा खुलता है और वहां से ब्लैक क्लॉथ वेयर किए हुए बॉडीगार्ड्स, जिनके हाथों में वेपन मौजूद थे, वह सभी एक एक करके पूरे विला को घेर लेते हैं। उस पूरे विला को सारे बॉडीगार्ड्स घेर लेते हैं, जिनसे यह पता लगाना नामुमकिन था कि आखिर वह कितने हैं। शायद वह 1000 होंगे या हजारों के ऊपर, यह तो नहीं पता। पर हाँ, उन सभी के मांस पर ब्लैक नाइट लिखा हुआ था, जो सिल्वर कलर का था। वही वह अंकल जिसने राहत को यहाँ पर लाया था, अब उसके हाथ पर कांपने लगे थे, क्योंकि वह उसे अजीब नजरों से देख रहा था, जिससे वह वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वह उसे जमीन पर लेटाकर अपने हाथों से पीटने लगते हैं। उसकी आवाज है उस हॉल में सुनाई देती है, जिससे सभी की रूह तक कांप उठ जाती है, क्योंकि वह आवाज कम और रोने की आवाज ज्यादा थी। उसके चिल्लाने से हर किसी को बहुत डर लग रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था कि वह सब अब मौत के नजदीक है। वही वश काली जिसने राहत को जमीन पर फेंका था, उसकी तरह बच जाता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर काली के पैर कांपने लगते हैं। वह जल्दी से उसके घुटनों में जाकर गिड़गिड़ाते हुए, मालिक माफ करो मालिक, मालिक इस लड़की को आप ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ मैं उस लड़की के पीछे जो भी आएगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर मालिक प्लीज मुझे कुछ मत करना। वश काली की बात पर उसे जोरदार लात मार देता है, जिससे वह जमीन पर लेट जाता है। तो वश अपनी शूज को नोक से काली की चीन को ऊपर करके मुस्कुराते हुए, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत चाहिए? क्या सच में तेरे जैसे 2 कौड़ी के नौकर की नाइट को कोई जरूरत है?
क्या सच में भस्मा? क्या ब्लैक अब किसी काम के नहीं रहे? यह सुनकर भस्मा अपना सर झुका है उसके सामने खड़ा होकर। ब्लैक नाइट, डू यू वॉन्ट टू हैव अ ट्रायल? वश भस्मा की बात सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, ट्रायल इंटरेस्टिंग, लेट्स शो। तब तक मैं अपनी कैंडी को अच्छे से देख कर आता हूँ, कहते हुए वश राहत की तरफ बढ़ जाता है। उसने अपने 2 कदम ही आगे लिए होंगे, उससे चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मुस्कुराने लगता है। वह राहत की तरफ बढ़ते बढ़ते उस आदमी के बॉडीगार्ड्स की चीखें उसके कानों तक बंद हो जाती है, क्योंकि वह सभी मर चुके थे। वहां पर एक अलग ही खून की होली रंगी थी, जिसे वह ब्लड जोन लग रहा था। अब बचे थे सिर्फ 3 वो आदमी, अंकल और काली। वश राहत को एक अच्छी सी चेयर पर बैठा देता है। राहत इस समय बेहोश थी, पर उसके गोरे चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, जिससे उसके होठों पर हल्का सा खून भी आ चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर वश, जिसका चेहरा अब तक पूरी तरह से शांत दिख रहा था, अब वह डीमन लग रहा था। उसकी सिल्वर आइज, जिसमें अब ब्लडी लस्ट दिख रहे थे, वह जैसे ही पीछे घूमता है, हर कोई अपना सर नीचे करता है। यहाँ तक कि भस्मा की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वश की तरफ नजर उठाकर देखे, क्योंकि इस समय वश उसे कोई हेल्स डीमन लग रहा था, जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसके चेहरे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता था। वह साफ साफ वहां पर डार्क ऑरा फील कर सकता था। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। वह तीनों अब तक जमीन पर बैठे हुए थे। उनकी हालत को सही नहीं थी। तो वही वश अपना हाथ आगे करता है तो भस्मा उसके हाथों में एक डेडली नाइफ, जो वश का सबसे फेवरेट वेपन है, वह उसके हाथों में रख देता है। अगर बात करें डेडली नाइफ की, तो वह कुछ अलग ही तरह का बना हुआ था। उसे देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अगर उसका एक हल्का सा भी कट लगा तो वह कितना ज्यादा जख्म दे सकता है। वही वश डेडली नाइफ अपने हाथों में लिए पहले उस अंकल की तरफ बढ़ जाता है। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके बालों को पकड़कर उस नाइफ को उसके चेहरे की तरफ ले जाता हुए गोल गोल उसके चेहरे पर घुमाते हुए, मेरी कैंडी ने तुम पर ट्रस्ट किया था, जो वह मुझ पर नहीं करती। अब देखो उसने तुम पर ट्रस्ट करके क्या मिलना है। उससे मैंने बहुत बार कहा था कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर उसने किया। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। मेरी कैंडी का प्राइसलेस ट्रस्ट तोड़ने की सजा होती है। कहते हुए वश उस नाइफ को उस अंकल के चेहरे के गोल घुमा देता है और खुद साइड में खड़ा हो जाता है। देखते देखते उस अंकल के चेहरे से उसकी स्किन बाहर निकलती है और उसका स्कल देखने लगता है। इसी के साथ उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर भस्मा एक गहरी सांस लेता है। उसे उम्मीद भी यही थी। वही उस अंकल की हालत को देखकर काली और वह आदमी दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं। वही वश अंकल को वैसे ही छोड़कर काली की तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें तो आ चुकी थी, जिससे वह और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। वो काली की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर, क्या हुआ, डर लग रहा है, पर मैंने तो कुछ नहीं किया देखो, कहते हुए वश अपने नाइफ को काली के सामने कर देता है, जिसे काली डर से कांपने लगता है। जल्दी से अपना सरना में हिलाने लगती है। वह अपनी लड़खड़ाते आवाज में, मालिक मालिक छोड़ दो ना, देखो देखो मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसे काम पर नहीं आऊंगा, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, माफ कर दो, पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। इस पर वश बस अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराने लगता है। वह उसकी हाथों को देखता है, उसके उस हाथ को पकड़ता है जिस हाथ से उसने राहत के बाल पकड़े थे और उसे जोर से वहां पर फेंका था। वह उस हाथों को देखकर अजीब तरह मुस्कुराते हुए, इन्हीं हाथों से तूने मेरी कैंडी को जमीन पर फेंका था ना, यह हाथ ना रहे तो, कहते हुए पागलों की तरह उस हाथ को देखते हुए हंसने लगता है।
फिर एक ही वार से उसके हाथ को बेरहमी से काट देता है, जिसे काली जोर जोर से चीखने लगता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर वश गहरी सांस लेकर उस नाइफ को बिना देर किए उसके गर्दन के बीचों बीच डाल देता है, जिससे काली की आंखें बड़ी हो जाती है और उन आंखों से खून आने लगता है और वहीं पर ही मर जाता है। वही वश उस नाइफ को अपने हाथों में लिए उसे गूगल कुल घुमाते हुए गहरी सांस लेकर My head hurts when someone shouts louder than me, और यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर उस आदमी की तरफ जाकर मुस्कुराते हुए, अब तुम्हारी बारी, तुम्हें बहुत नचाने का शौक है ना? चलो मैं आज तुझे नाचता हूँ। अपने कपड़े उतारो और यहाँ पर नाच के दिखाओ, तब मैं कुछ सोच लूंगा, कहते हुए वश उस आदमी की तरफ ना जाकर राहत जिस पर है उसकी तरफ चला जाता है। वह राहत के चेहरे को गौर से देखता है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर उसी चेयर पर बैठकर उसे अपनी लैप पर बैठा देता है। वही वश की इस बात पर वह आदमी सभी की तरफ देखता है, तो सभी आराम के साथ उसे देख रहे थे। उस आदमी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर उसे अपनी जान प्यारी थी, जिसकी वजह से वह एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है। वह अब अपने बॉक्सी में ही था। यह देखकर वश अपनी गर्दन टेढ़ी करके, लड़कियों को तो तुम कपड़े उतारते हो, अब तुम्हें कौन सी शर्म आ गई? तुम बहुत बुरी बात, दैट्स नॉट फेयर, कम ऑन, इसे क्यों बचा कर रखा है, इसे भी उतार दो। एपिसोड 44 द लॉस्ट एयर ऑफ मर्डरर। वही वश की इस बात पर वह आदमी सभी की तरफ देखता है, तो सभी आराम के साथ उसे देख रहे थे। उस आदमी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, पर उसे अपनी जान प्यारी थी, जिसकी वजह से वह एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है। वह अब अपने बॉक्सी में ही था। यह देखकर वश अपनी गर्दन टेढ़ी करके, लड़कियों को तो तुम कपड़े उतारते हो, अब तुम्हें कौन सी शर्म आ गई? तुम बहुत बुरी बात, दैट्स नॉट फेयर, कम ऑन, इसे क्यों बचा कर रखा है, इसे भी उतार दो। सुनकर वह आदमी पूरी तरह से डर जाता है। उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी। वह धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देता। तभी वश, जिसने राहत के चेहरे को अपने सीने पर रखा था, उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराकर, भस्मा, जरा कोई अच्छा सा गाना लगा दो, वैसे भी बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट कर ही सकता है यह। यह सुनकर भस्म अपना सर हिला देता है और वहाँ की म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके गाना लगा देता है, जिससे वह आदमी नाचने लगता है। उसे बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। वह था तो इस ठेके का मालिक, पर आज वो एक नचनिया बन चुका था। वह आदमी सभी के सामने आकर नाचने लगता है। तभी गाना भी शुरू हो जाता है और उसी के हिसाब से वह नाचना भी शुरू कर देता है। वही वश के बॉडीगार्ड से जो खड़े थे, वह अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, जैसे वह कोई नचनिया हो, जिससे वह आदमी और भी बेइज्जत महसूस करने लगता है। वह आदमी वैसे ही नाच रहा था कि तभी वश जिस तरह से मुस्कुराते हुए भस्मा की तरफ देखता है, तो भस्मा अपने एक आदमी की तरफ इशारा कर देता है, तो उसके हाथों से एक सॉर्ड, जिसका नाम कटाना, उसे निकालकर एक ही झटके में उस आदमी का सर को उसके शरीर से अलग कर देता है। वह नाचते नाचते वहीं पर ही लेट जाता है। उस आदमी के मरने के बाद वश राहत के गर्दन को स्मेल करते हुए सामने देखकर अपनी आंखें बंद करके हैवी ब्रेथ करते हुए अपनी आंखें खोलकर अपनी गर्दन को तेरी करके बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट ली डेंजरस वॉइस में, द लॉस्ट एयर ऑफ मर्डरर, एक सुकून है इस एयर में, तुम्हें पता है? यह हवा मुझे यह महसूस करवा देती है कि मैं एक नाइट हूँ, नाइट, आई एम अ ब्लडी नाइट, आई एम फकिंग हेल नाइट। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड्स अपना सर झुका लेते हैं। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना सर ऊपर करके वश को देखें। वश अपनी बाहों में राहत को लिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक डीमन किंग उसने अपनी बाहों में एक खूबसूरत और नाजुक सी प्रिंसेस को लिए उसके थ्रोन पर बैठ है।
वही भस्मा अपनी नजरें धीरे से ऊपर उतर के वश देखने लगता है। वह वश को देखकर अपने मन में नाइट किस के लिए किसी की मौत कोई मायने नहीं रखती। आज वह इस लड़की के पीछे यहाँ पर आया है जिसके लिए वक्त और काम बहुत मायने रखती हैं। जो यहाँ पर आया है मतलब जरूर यह आगे जाकर यह नाइट की वुमेन होने वाली है। कहते कहते वह घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके ऐसे बैठने से सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अगर भस्मा की बात करें तो वो वही शख्स हैं जो वश को जेल में मिला था और उसका साथ दिया था और आज वह उसके साथ यहाँ पर है। वही वश राहत के चेहरे को देखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके वे अपनी एक उंगली को राहत के चेहरे पर लाकर उसे गोल गोल घुमाते हुए, अब तुम्हारी बारी कैंडी। तुमने गलती की है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, नहीं तो तुम बहुत बिगड़ जाओगी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी हद से बाहर जाए। कहते हुए वो राहत को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है। वही भस्मा भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वहां की बस्ती जहां पर वह लोग काम करते थे, वह सभी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। कोई भी वश और राहत का चेहरा नहीं देखता क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों को घेरे हुए था, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं है क्या अंदर कौन शख्स है। वही लड़की जिसे राहत ने देखा था वो यह सब देख रही थी। वह मौका पाकर उसी भीड़ में कहीं गायब सी होने लगती है। वह लड़की एक नज़र पीछे बस्ती को देखती है, फिर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वह किसी से टकरा जाती हैं, जिससे वह जमीन पर गिर जाती हैं। उसके सर पर हल्की सी चोट लगती है। फिर भी वह जैसे तैसे करके अपने सर को सहलाते हुए अपना सर ऊपर करके देखती हैं, तो सामने वाले शख्स को देखकर वह डर जाती है क्योंकि सामने और कोई नहीं भस्मा था जो उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। वही वह लड़की अपना सर झुका है। वह अपनी शांत आवाज में बड़ी मासूमियत से, सॉरी मेरी नजर नहीं गई, मुझे माफ कर दीजिए, कहते हुए वह लड़की वहां से जाने वाले थे कि तभी भस्मा उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती हैं। वही भस्मा उसे गौर से देखते हुए, भागने का रास्ता अच्छा ढूंढ लिया है, पर भागने से पहले यह सोचो कि तुम जाओगी कहाँ। यह सुनकर वह लड़की बड़ी मासूमियत से, बस मुझे यहाँ से कहीं भी जाना है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं है, जो रास्ता मिलेगा उसमें कहीं गुमसी हो जाऊंगी, पर वापस में इस जगह पर बिल्कुल नहीं आऊंगी। यह सुनकर भस्मा कुछ सोचता है और फिर अपने कार का दरवाजा खोल देता है। जी ससे वह लड़की बिना सोचे समझे उसके कार में बैठ जाती हैं और भस्मा भी अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से वह दोनों चले जाते हैं। वश के जाने के बाद करीब आधे घंटे बाद वहां पर कार्स की लाइन लगी हुई थी गेट के सामने। 15 से 20 कार आकर रुक जाती हैं। उन कार में से सभी बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। तभी बीच वाली कार का दरवाजा एक बॉडीगार्ड खोल देता है और उस कार से बाहर आ जाता है। तेजपाल और उसके पीछे पीछे रवि वह सभी कोठे के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे वश राहत को अपनी गोद में उठाए कार से बाहर आ जाता है। जैसे ही वश कार में से बाहर आ जाता है, वह कार वहां से फुल स्पीड में चले जाते हैं और वही वश अपनी गोद में राहत को लिए अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद वह राहत को उसके अपार्टमेंट में ना लेकर खुद के अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। उसे अपने रूम में लाकर उसे अपने किंग साइज बेड पर लेटा देता है। उससे दूर रहकर उसके चेहरे को देखता है, जो पूरी तरह थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका था, और साथ ही साथ उसके सर पर जो हल्का घाव था, उससे खून आना तो बंद हो चुका था, पर वहां पर थोड़ा सा खून बचा हुआ था। उसके चेहरे को देख वश एक गहरी सांस लेकर वहां से अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वश कल आधे घंटे बाद एक टॉवल में अपनी लोअर बॉडी को कवर करके हाथों में एक छोटा सा बाउल और उसमें एक कॉटन का कपड़ा लिए राहत की तरफ बढ़ जाता है। वह राहत के चेहरे को देखता है, फिर उसके साइड में बैठकर उसके कपड़े निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके कपड़े निकाल देता है।
अपना राहत सिर्फ अपने प्राइवेट कपड़ों में थी। उसके शरीर को देखकर वश एक ठंडी आहें भरता है। उसके चेहरे पर एक साइकोटिक स्माइल आ जाती है, जिसे उसके हल्के से दांत देखने लगते हैं और उसके चेहरे पर की वह स्माइल बेहद खतरनाक बना रही थी उसे। वही वश राहत के कपड़ों को निकालकर उस कॉटन के कपड़ों से उसके पूरे बॉडी को क्लीन करने लगता है। उसने उसके प्राइवेट कपड़े निकाले नहीं थे, वह तो उसके बॉडी पर थे और उसके पूरे बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करे जा रहा था। उसके पूरे शरीर को क्लीन करने के बाद उसके चेहरे की तरफ बढ़ जाता है। चोट पर मलहम लगाकर हल्की सी पट्टी लगा लेता है और होठों पर वह हल्का सा मलहम लगाकर उसके चेहरे को अच्छे से क्लीन करने के बाद अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अपना एक वाइट कलर का टी शर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह उस वाइट टी शर्ट को कभी देखता है तो कभी राहत को, जो बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। उसे इसे देखकर वश मासूम सा चेहरा बनाए पर होठों पर सनक भरी मुस्कुराहट लिए बड़ी अजीब तरह से, कैंडी तुम बहुत बुरी हो। देखो अब मैं तुम्हारे पूरे कपड़े निकालने पड़ेंगे। सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम वहां पर नहीं जाती तो मुझे यह सब करना ही नहीं पड़ता। पर देखो मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पर तुम हो जो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रही हूँ। बैड कैंडी, कहते हुए वो राहत के बेहद नजदीक चला जाता है और उसके पूरे कपड़े को निकाल देता है और उसे टी शर्ट भी पहना देता है। उसे टी शर्ट पहनाने के बाद उसके गालों को हल्का हल्का सहलाने लगता है। वह वैसे ही ब्लैक बॉक्सी पहने राहत के साइड में लेट जाता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसके सर को हल्के से अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगती है। वह सेलिंग की ओर देखता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। अब देखना यह बाकी है कि कल हमारी मासूम राहत को वश क्या सजा देता है। क्या होने वाला है कल, जब उसे यह पता चलेगा कि वश उसके कपड़े बदले हुए हैं। एपिसोड 45 संयम का हैप्पी को धमकी देना। उसे इसे देखकर वश मासूम सा चेहरा बनाए पर होठों पर सनक भरी मुस्कुराहट लिए बड़ी अजीब तरह से, कैंडी तुम बहुत बुरी हो। देखो अब मैं तुम्हारे पूरे कपड़े निकालने पड़ेंगे। सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम वहां पर नहीं जाती तो मुझे यह सब करना ही नहीं पड़ता। पर देखो मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पर तुम हो जो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रही हूँ। बैड कैंडी, यह तो वश तो आराम के साथ सो चुका था, पर किसी की नींद थी जो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। महेश्वरी विला के अंदर संयम अपने कमरे में बैठा हुआ था। इस समय उसके सर में बहुत दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से वह सोफे पर बैठी अपने सर को दबाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई नोक करता है, जिससे संयम अपनी जगह से खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। जैसे ही संयम दरवाजा खोलता है तो सामने उसका पर्सनल असिस्टेंट मानव खड़ा था। मानव संयम के हाथों में फाइल देते हुए, बॉस यह सारी डिटेल्स है। संयम मानव के हाथों से उस फाइल को लिए उस फाइल को देखने लगता है, फिर अपना सर हिलाकर कहकर दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद वह सीधा सोफे पर चला जाता है। सोफे पर आकर वह फाइल ओपन करता है तो सामने हैप्पी की पूरी डिटेल्स से मिलती है, जहां पर उसके कॉलेज से लेकर उसके अनाथ आश्रम से उसकी उम्र तो 22 to 23 है। सब कुछ जानने के बाद उसकी नज़र उसके कॉन्टैक्ट नंबर पर चली जाती हैं, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट से निकालकर हैप्पी का नंबर डायल कर देता है। 3 रिंग में ही हैप्पी कॉल उठा लेती है। संयम के कानों में हैप्पी की प्यारी आवाज सुनाई देती है। हेलो जी, कौन? हेलो मेनू, जवाब तो दो। सामने से जब हैप्पी को आवाज सुनाई नहीं देती है तो गुस्से में कॉल कट करके वालों से जाने ही वाली थी कि फिर से कॉल आ जाता है। कॉल को अटेंड करके गुस्से भरी आवाज में, तुसी कौन हो?
अगर हैप्पी को गुस्सा आ गया ना, तुम जहाँ पर होना वहीं पर आकर तुसी ना सर फोड़ दूंगी। ताओ कौन है, कब से हैप्पी को परेशान किया जा रहा है। तभी हैप्पी के कानों में संयम की आवाज सुनाई देती है। बक बक कितनी बात करती हूँ, सामने वाले को बात तो करने को दो तो ही मैं कुछ बात करूँगा। तुम तो बहुत बुरी हूँ, मुझे बिना बताए वहां से चली गई। यह तो अच्छी बात नहीं है। बक बक सुन हैप्पी को संयम की याद आ जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह खोले। तुसी मेरा नंबर कहाँ मिला? देखो जी हैप्पी, आपके घर में कोई चोरी करने नहीं आई थी, तो मेरा पीछा छोड़ दो। वैसे भी हैप्पी को बहुत सारा काम है, तो आप ही के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो तुसी ना अपने काम से काम रखो और हैप्पी को अपने काम से काम रखने दो। क्यों किसी की जिंदगी में अपनी 2 इंच की ना काढ़ा रहे हो? सही, हम अपनी नोज के बारे में ऐसे भद्दा सा कमेंट हैप्पी के मुंह से सुनकर अपनी छोटी करके बक बक, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कहने लगे हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे नोज के बारे में बात करें। इस पर हैप्पी मुस्कुराते हुए, देखो जी जो सच है वही बता रही हैप्पी। वैसे भी आपकी नाक है इतनी बड़ी है कि इसमें हैप्पी कर ही क्या सकती है। यह सुनकर संयम सोचते हुए मुस्कुराकर, मिस बकबक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस बात पर मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ? या तुम जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ उस अपार्टमेंट को इलीगल कहकर तुम्हें जेल भेज दूँ? या तुम्हारे उस अनाथ आश्रम में जो गवर्नमेंट का काम चालू है वह अगर बंद हो गया तो? यह सुनकर हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चिल्लाते हुए, तुसी यह बहुत बुरी बात कर रहे हो। आप एक प्रेसिडेंट होकर मेरी जैसी बच्ची के साथ आप यह सब करेंगे? तुसी बहुत बहुत बुरे हो। तुसी ना गलत काम कर रहे हो। मैं आपके ऊपर में कंप्लेंट करूंगी कि तुसी हैप्पी को धमकी दे रहे हैं। हैप्पी कीमत पर संयम जोर जोर से हंसते हुए, अच्छा क्या करोगे कंप्लेंट? क्या तुम्हें लगता है बकबक कि तुमने अगर कंप्लेंट कर दी तो मेरा कोई कुछ कर सकता है? मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोई गले का चोर नहीं हूँ, जो तुम्हारी एक कंप्लेंट पर पूरी पुलिस ऑफिसर आकर मुझे अरेस्ट करेंगे। यह सुनकर हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मायूसी भरी आवाज में, तो आप हैप्पी को क्यों परेशान कर रहे हैं मुने? बता देना मैंने तुसी की करिया। हैप्पी की बात सुनकर संयम कुछ समझ नहीं आता, वह ना समझे में क्या? बक बक, पहले तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे कुछ नहीं आता है, तू जो भी है वह साफ साफ कहो। यह सुनकर हैप्पी बड़ी मासूमियत से, मेनू कहने का मतलब यह सी कि मैंने तुसी क्या बिगाड़ा है। यह सुनकर संयम अपने दिल पर हाथ रखकर बड़े अजीब अंदाज में, तुमने तो मेरा नींद चैन सब कुछ चुरा लिया है। क्या है ना तुम्हारी यह मासूम आंखें, तुम्हारी वह चेहरा मुझे पागल बना रहा है। अब मन कर रहा है कि जल्दी ही तुम्हें मैं अपना बनाओ, पर उससे पहले तुम्हारा ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि प्रेसिडेंट की वाइफ ग्रेजुएट भी नहीं हुई है। संयम की अजीबोगरीब बात सुनकर हैप्पी मुंह बनाते हुए, प्रेसिडेंट की वाइफ तुसी ठीक तो हो? मेनू कहने का मतलब यह सी कि तेनू किसने कहा कि मैं आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ? मेनू बहुत अच्छे से दिन जा रहे हैं, उसमें मुझे कोई अबड़ गबड़ रास्ते नहीं चाहिए, तो इसी वजह से मेनू आपकी वाइफ नहीं बनना। संयम ठंडे आवाज में, तुमसे पूछ कौन रहा है बकबक? वैसे सुना है तुम्हारे अपार्टमेंट का रेंट नहीं भरा है, और तुम्हारी रेंट ओनर बहुत चिल्ला रही है तुम पर, तो क्यों ना तुम मेरे ही अपार्टमेंट में आ जाओ? वैसे भी मैं भी अकेला रहता हूँ, अगर तुम आ गई तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। संयम की बात सुनकर हैप्पी हैरानी भरी आवाज में, क्या तुसी कैसे पता मेरी रेंट मालिक मुझ पर चिल्ला रही है? क्या किसी को स्पाइडर दया मेरे पीछे या कोई कैमरा? कहते हुए हैप्पी चारों तरफ देखने लगती है, फिर मुंह बनाते हुए, वैसे भी हैप्पी को किसी की जरूरत नहीं है, हैप्पी अपना घर ढूंढ सकते हैं। मेनू तुसी साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बाई गॉड के वास्ते तुसी मेनू बख्श दो। बाय गुरु तुसी सारी मनोकामना पूरी करेंगे।
इस पर संयम जोर जोर से हंसते हुए बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए, यह तो मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे बाय गुरु से कहना कि जल्दी से हम दोनों की शादी कर दे, यह हो सकता है उनसे, और यह भी मेरी बड़ी वाली मनोकामना है। वैसे कल सुबह मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा, सामान के साथ रेडी रहना। अगर गलती से भी तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो तुम्हारा अनाथ आश्रम तो है। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी पर इन्वेस्ट करूं, तो बेहतर होगा कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। कहते हुए संयम बिना हैप्पी की बात सुने कॉल कट कर देता है। वही हैप्पी भी सदमे में वहीं पर ही बैठ जाती है।